जय श्री कृष्णा आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो हमारे चारों ओर के वातावरण एनवायरनमेंट से मिलकर खड़ा होता है और वो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कल्चर को, हमारी लाइफ में इनकलकेट करने का काम करता है। टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ उसे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। टीचिंग का एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, लेकिन उसे सही जगह पर कहाँ यूज़ किया जाए वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सब तक पहुँच सके। चलिए वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, रिक्वेस्ट मैं आपसे कर चुकी हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। आप यह बात बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ समय बाद आपने किताबों में पढ़ना शुरू किया कि एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं जिन्हें उन्हें मानना पड़ता है। कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। एक सभ्य नागरिक बनने के लिए उसे न जाने कितनी वैल्यूज़ को अपनाना पड़ता है, कितने इथिक्स को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तभी से उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। माँ क्या देखती है, माँ क्या सोचती है, माँ क्या कहती है, यह सारी बातें उसके मस्तिष्क में जाती हैं। जी हाँ, इसके पहले भी मैं आपको डिस्कस करके बता चुकी हूँ कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी वो अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करता है और उसे वो वैल्यूज़ वहीं से आना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे जब वो गर्भ की दुनिया से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने होती है उसकी माँ। उसकी माँ, उसकी फैमिली, यह उसका पहला कदम होता है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। सोशलाइजेशन का मीनिंग एक डेफिनेशन के रूप में जानना चाहें तो है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स ऑफ सोसाइटी। ये एक डेफिनेशन है जो कवर करती है और बताती है कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने चारों ओर के वातावरण को घर में महसूस करता है। सबसे पहले वो अपने माँ के करीब होता है। कहते हैं ना, पहली टीचर माँ होती है। माँ से वो सीखता है, माँ से वो अपने वैल्यूज़ को धारण करता है। जैसे बड़ों के सामने हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, कोई घर आता है तो उसके पैर छूते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, बड़ों से मैनर्स से बात करते हैं, खाना किस तरीके से खाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें घर से ही मिलना शुरू होती हैं। अभी तक उसने विद्यालय में, स्कूल में कदम नहीं रखा है, लेकिन उसके पहले वो ज़रूरत की उन सभी चीज़ों को सीख चुका होता है जो उसे घर से मिलती हैं। तो इसे ही सोशलाइजेशन कहते हैं। अब अलग अलग कल्चर के हिसाब से सोशलाइजेशन के प्रोसेस भी अलग अलग होती है। जैसे हम लोग जैसे मारवाड़ी हैं तो हमारे बच्चों में वही गुण आएंगे। कोई क्रिश्चियन है तो उनके बच्चों में वही गुण आएंगे जो बचपन से वो लोग देखते हुए आए हैं और उन्हीं नॉर्म्स और उन्हीं वैल्यूज़ को वो धारण करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के हिसाब से और उनकी वैल्यूज़ और नॉर्म्स के हिसाब से एक बच्चा कल्चर को अपनाता है और इसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। सीडीपी, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे के चारों तरफ घूमने वाली उसकी पूरी दुनिया। तो सोशलाइजेशन सीडीपी के हिसाब से क्या होगा, एक बच्चे के हिसाब से क्या होगा? इट एक्सप्लेन हाउ अ चाइल्ड डेवलप
socially and emotionally through interaction with family, school, peers and society। भाई उसके चारों तरफ उसकी फैमिली होती है, फिर वो आगे बढ़ता है, स्कूल में कदम रखता है, उसके बाद उसके आस पड़ोस, उसके बच्चे, उसके साथ के दोस्त, उसके सिबलिंग्स हो गए, और फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, समाज में जाना शुरू करता है, कई अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए अपने कल्चर को अपनाते हैं, कुछ पद ग्रहण करते हैं, समाज सेवी पद ग्रहण करते हैं, वहाँ पर अलग सोशल नॉर्म्स होते हैं जो उन्हें एक सभ्य नागरिक बनने के लिए वैल्यूज़ प्रदान करते हैं। तो इसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। चलिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से ये जो सोशलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन दी। बात करते हैं चार्लीज हॉर्टन कूले की, तो उन्होंने कहा कि भाई गेव द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ वी सी आर सेल्फ थ्रू अदर्स रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। इस थ्योरी के हिसाब से कूले साहब ने बताया कि हम अपने आप को वैसा देखने की कोशिश करते हैं जैसा सामने वाला चाहता है, जैसा सामने वाला रिएक्ट करता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपने आप को वो महसूस करते हैं जो सामने वाला हमारे बारे में सोच रहा होता है, और इसी को सोशलाइजेशन उन्होंने कहा। आप इस बात को समझे? यहाँ पर इन्होंने ग्लास का यूज किया है, ग्लास सेल्फ। ग्लास, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए मिरर का। मिरर के अंदर एक चेहरा अगर नहीं भी बोलता तब भी वो बताता है कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड हैप्पी है तो चेहरे के अंदर मिरर के अंदर आपका जो चेहरा है वो खिला हुआ दिखाई देगा। आपको महसूस होगा उस चेहरे को देख करके कि हाँ, ये हैप्पी मूड में है। अगर आप सैड हैं तो उसी आईने में अपने आप को फिर से देखिए, आपको महसूस होगा कि वो जो आईना है वो बता रहा है कि बिना बोले आपका चेहरा बहुत कुछ बोलता है। ठीक इसी को कूले साहब ने यही कहा कि उस मिरर की जगह बहुत सारे दूसरे लोग हैं सोसाइटी के जो डिसाइड करते हैं हमको देख करके कि हमें महसूस कैसा करना है, और इंसान वैसा ही बन जाता है। उन्होंने बताया कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं वो हूँ जो सामने वाला सोचता है कि मैं हूँ। जैसे सामने वाला अगर कोई सोचता है मुझे देख करके कि मैं एक हैप्पी वुमन हूँ, तो मुझे अपने ऑटोमेटिकली मैं अपने माइंड में उस वैल्यू को सेट कर लूँगी और उसी फिगर में अपने आप को ढालने की कोशिश करूँगी। तो कभी कभी हम हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से ना जीते हुए सामने वाले के रिएक्शंस के हिसाब से जीते हैं, और इसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। डीप एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी का यही था। चलिए आगे चलते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन थ्रू इद, ईगो एंड सुपर ईगो, मॉरल डेवलपमेंट। अब देखो, इन्होंने इद, ईगो और जो डेवलपमेंट है इसको डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की। इद का मतलब उन्होंने बताया कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो किस तरीके से सोशलाइजेशन करता है। वो अपनी माँ के थ्रू, माँ को बताता है अपने एक्शंस के थ्रू जिन्हें वो महसूस करता है, अपनी जिद के थ्रू जिन्हें वो महसूस करता है, उसको बोला गया इद। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर इद के बाद ईगो, अहम जो है वो आने लगता है, और इसको उन्होंने सेकंड स्टेज बताया। उसके बाद में आती है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो क्या होगी? जब वो अपने मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से सोचेगा। मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी उसको? मॉरल वैल्यूज़ उसको सोसाइटी से मिलेंगी। किस तरह के लोगों के साथ उसका बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ में वो चाहता है, क्या चाहता है। तो बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी जो स्टेजेस थी सोशलाइजेशन की उसको 3 भागों में बाँटा। इद का मतलब था कि जैसे उसको प्लेज़र कहाँ से मिल रहा है, प्रिंसिपल्स प्लेजर के क्या हैं। जैसे आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क नाउ, मैं ये काम अभी करना चाहता हूँ। अभी मतलब अभी, इसका मतलब क्या हो गया? जिद हो गई उसकी, वो चीज़ उसकी जिद हो गई अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो
उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको गुस्सा आता है, उसको यह सारी चीज़ें वो इंस्टिंक्ट महसूस करवाता है अपनी मतलब जैसे हंग्री होगा तो रोएगा वो बच्चा, खुश होगा तो चहकेगा वो बच्चा, अपनी मम्मा को वो ढूंढ रहा है तो वो आवाज़ लगाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वो ईद को सोशलाइजेशन उसका इस तरीके से होता है। ईगो जो आती है उसकी 2 या 3 साल में आती है, जो रियलिटी पर वर्क करती है। रियलिटी मतलब वो अब कॉन्शियस हो गया है, अब वो समझने लगा है। ये एक बीच की स्टेज हो जाती है। सुपर ईगो और ईगो इद के दोनों के बीच के जो स्टेज होती है वो होती है ईगो, जहाँ पे वो कॉन्शियस होके जान करके जब तक उसका हो नहीं जाता काम तब तक वो उस चीज को ईगो में लेकर के बैठा रहता है। उसके बाद में आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो 4 से 5 साल तक का जो टाइम रहता है उसमें ये डेवलप होता है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी मॉरल वैल्यूज को। ऑब्वियस सी बात है, मॉरल वैल्यूज क्या होंगी? जो हमारी कॉन्शियस माइंड के अंदर फिक्स्ड होंगी, जो हम पेरेंट्स से सीखेंगे, जो हम टीचर्स से सीखेंगे, हमारे आसपास की सोसाइटी से सीखेंगे और हम जान पाएंगे कि भाई क्या सच है और क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो इस तरीके का सोशलाइजेशन बताया सिगमंड फ्रॉइड ने। उसके बाद चलते हैं, सोशलाइजेशन कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, याद रखिएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिर्फ एक आता है, वो है आपका परिवार, आपकी फैमिली। इसके अलावा प्राइमरी सोशलाइजेशन में और कोई नहीं आता है। हाँ, कभी कभी नेबरहुड जो होता है उसको भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर वो नेबरहुड स्कूल के साथ में आया है तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो फैमिली के साथ में आया है ऑप्शन में तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेबरहुड जो है वो कहाँ पर आया है, क्योंकि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो आसपास के पड़ोस में भी चला जाता है, अपने सिबलिंग्स के पास भी चला जाता है। तो कभी मतलब कोई पोजीशन ऐसी होती है कि उस नेबरहुड को प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, कभी कभी उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले उसके चारों तरफ होता है उसका खुद का परिवार, मतलब जब वो बच्चा छोटा होता है। अर्ली चाइल्डहुड का ये स्टेज होता है जहाँ बच्चा पहली बार सोशलाइजेशन की फील्ड में कदम रखता है, जहाँ पे बच्चा सीखता है लैंग्वेज को, हैबिट्स को, मैनर्स को और बेसिक वैल्यूज को। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली मराठी बोलना सीख जाएगा, 3 साल तक वो मराठी में बात करेगा। आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी हो जाएगा। वो आप फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन का कल्चर सीख जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जब वो स्कूल जाएगा उसके पहले उसके अंदर इनकलकेट हो चुकी होंगी। तो इसे बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अपनी माँ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने भाई बहन सबसे, पापा से, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैमिली के बाद जब बच्चा बाहर कदम रखता है तो वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, उसके पीयर ग्रुप्स मिलते हैं, उसके नेबर्स में भी उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, पड़ोसी आस पड़ोसी लोग मिलते हैं जिनसे कि वो अपना सोशलाइजेशन करता है। लेकिन जब तक उसमें ऑलरेडी उन लोगों से डील करने की वैल्यूज जो है, जो तरीका है वो आ चुका होता है अपनी फर्स्ट सोशलाइजेशन से या प्राइमरी सोशलाइजेशन से। वेल ये इट हैपन्स लेटर इन लाइफ। जैसे इसके मेन एजेंट्स कौन से हो गए? स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, मीडिया हो गया और रिलीजन धर्म। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा अब उसके बाद के सारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं आपकी लाइफ की डेथ तक कंप्लीट। ठीक है, चाइल्ड लर्न सोशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अब चले आगे चलते हैं कि इसके मेन एजेंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहला एजेंट होगा फैमिली, दूसरा होगा स्कूल, तीसरा पीयर ग्रुप होगा आपका और चौथा होगा मीडिया और उसके बाद में रिलीजन या फिर कल्चर। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है,
इसके बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल सा एक कहानी के रूप में भी आप अपने आप को उस किरदार के रूप में भी खड़ा करके अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईज़ी है समझने के लिए। बस ये याद रखिए कि सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, उसके बाद कहाँ से सीखता है, वही हो जाते हैं इसके प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। जैसे फैमिली की बात करें तो फैमिली को बच्चे का फर्स्ट स्कूल बोला जाता है, जहाँ पर उसे प्यार सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन आता है, रिस्पेक्ट आती है, इमोशंस डेवलप होते हैं कि किस तरीके से हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज हम आपस में एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। वो भी डिपेंड करता है। जैसे हम तीन तरह की स्टेजेस के अंदर बटे हुए हैं। एक अपर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है और एक लोअर क्लास होता है। वहाँ पर भी जो वैल्यूज़ है, जो सोशलाइजेशन है, उसका जो एजेंट है वो सेम ही होंगे, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड का फ़र्क पड़ जाता है कि एक लोअर कास्ट जो है, लोअर स्टेट के जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को किस तरह की वैल्यूज़ देंगे, मिडिल में कैसे देंगे, और जो हायर सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरीके से अपने बच्चे का सोशलाइजेशन करेंगे। इमोशंस, सिक्योरिटी, भाई पेरेंट्स मेरे आसपास है तो मैं सिक्योर हूँ, पेरेंट्स इधर उधर चले गए तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, वो चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होता है, उसकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। उसके बाद चलते हैं स्कूल में। प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद जो सेकंड एजेंट होता है वो होता है स्कूल, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इट टीचेस कॉर्पोरेशन एंड टीम वर्क। घर में तो वो टीम वर्क को इतना समझ नहीं पाता, पर जब वो स्कूल में जाता है तो और बच्चे उसको मिलते हैं, टास्क दिया जाता है उसको, दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है उसको, दूसरे बच्चों की हैबिट्स को अपनाना पड़ता है, अपनी चीज़ें शेयर करना सीखना पड़ता है, टीम वर्क करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है एक दूसरे को, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, हिडन करिकुलम होता है, रूल्स, पंक्चुअलिटी आ जाती है। 7:30 बजे स्कूल जाना है तो मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले उठना ही पड़ेगा, तो उठना ही पड़ेगा। नहा धो कर के स्कूल जाना है तो नहा धो कर ही जाना पड़ेगा। स्कूल में जाने के बाद लंच जो है वो 11:30-12 बजे होगा, तो हमें 12 बजे तक वेट करना होगा। टीचर आएगी तो हमें खड़ा होना होगा उनके रिस्पेक्ट के लिए। स्कूल में एंट्री करेंगे तो प्रेयर करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो उन्हें स्कूल से सीखने को, पंक्चुअलिटीज़, रूल्स होते हैं। जैसे 1 बजे छुट्टी होगी तो हमको 1 बजे ही स्कूल से निकलना है, एक रो में निकलना है, पेरेंट्स आने तक हमें वेट करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक बच्चा सीखता है अपने स्कूल से। थर्ड होता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीयर ग्रुप का मतलब होता है आपके सेम एज के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप क्या सीखते हो। भाई ये भी डिपेंड करता है कि किस बच्चे को किस तरह की वैल्यूज़ मिली हुई हैं। अगर कोई उर्दंगी बच्चा है और आपका बच्चा उसके साथ बैठा है तो वो वैसी ही वैल्यू सीखेगा। हम कहते हैं ना, किसके साथ बैठता है स्कूल के अंदर, इस तरह की भाषा लैंग्वेज का यूज़ करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो हम कभी ना कभी अपनी इस प्रोसेस से गुजरे हुए भी हैं। हम जिस तरह के व्यक्ति के साथ रहते हैं अपनी सेम एज के, उस तरीके की वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है उसमें इनकलकेट होने शुरू हो जाती हैं। ठीक वैसा ही बच्चों के साथ में होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं किस तरीके का फ्रेंड्स उन्हें चुनना चाहिए। उसके बाद ये डेवलप करते हैं शेयरिंग उनके साथ। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया तो उसके साथ में शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कंपटीशन करेंगे, अरे इसका 90% कैसे आ गया, मेरा भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, जैसे कोई मराठी बोलता होगा तो वो बच्चा उसके साथ बैठ करके वो चीज़ें सीखेगा। तो पीयर ग्रुप जो होता है वो सोशलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में पूरा काम जो है मीडिया कर देती है। मीडिया करती है, हमारे घर में टीवी चलता है, इंटरनेट, आजकल तो बच्चा फ़ोन के बिना रह नहीं पाता, टीवी देखता है, वहाँ किस तरीके के सीरियल्स आ रहे हैं, न्यूज़ेज़ आ रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर क्या आ रहा है, सारी चीज़ों से वो लोग अपडेटेड रहते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें उनके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर डेवलप करते रहते हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। तो ये सब तरीके की वैल्यू उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, लैंग्वेज, फैशन। भाई ये अगर मीडिया जो है वो गलत तरीके से यूज़ में आ रहा है तो वो उनकी लैंग्वेज को भी काफ़ी अफेक्ट करेगा, उनके बिहेवियर को भी काफ़ी अफेक्ट करेगा। किस तरीके के वीडियोस वो देखते हैं, उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं रिलीजन और कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीजन जो है वो हमको मॉरल वैल्यूज सिखाता है।
हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, हमने जब आँखें खोली हैं तो अपने फैमिली को क्या करते हुए देखा है, कौन से धर्म के लोग किस तरीके से अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, क्या देखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें रिलीजन से आती हैं। किस तरीके की मान्यताएं हम लोग मानते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें रिलीजन से आती हैं। कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी बनाने लगते हैं कि हम इस समाज के लोग हैं तो हमें इसी समाज की नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ में आगे बढ़ना है, अपने दायरे में रहना है। ये सारी चीज़ें रिलीजन और कल्चर से आती हैं। अब देखिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि इसकी सोशलाइजेशन की एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस रही होगी। आप खुद बताइए कि एजुकेशन में किस तरीके का काम होता है सोशलाइजेशन का। ऑब्वियस सी बात है, हमें स्किल्स सीखने को मिलती हैं, तरह तरह की स्किल्स जानने को मिलती हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं, वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अपनाते हैं, फिर हम फॉलो करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो एजुकेशन फील्ड से हमको मिलती हैं। इट प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट, हमारे मोरालिटी बढ़ती है, हम कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल डेवलप होता है, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, टीम वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है हमारा, एनकरेज करते हैं कॉर्पोरेशन को, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। पहले बच्चा अकेला रहता था, फिर ग्रुप में काम करना सीखता है, फिर कॉपरेट करना सीखता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन फील्ड के अंदर सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंस रखती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे, एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो रिड्यूस होता है। एंटी सोशल बिहेवियर का यहाँ पे मतलब है कि मतलब अपनी, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही रिलीजन और अपने ही कल्चर्स को से एंटिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो उनकी पर्सनल वैल्यूज रहती हैं काफ़ी। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो काफ़ी दंगे होते हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स धर्म को लेकर के होते हैं, एक दूसरे से क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़े। तो क्या होता है, जब हम हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का या फिर कोई भी धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो उस उन्हीं वैल्यूज़ को इनकलकेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि एक एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है और हम अपने धर्म के प्रति जागरूक होने लगते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अफेक्टिंग चीज़ है, जो इंसान संभल जाता है समय रहते वो संभल जाता है, वरना तो फिर आपको रिजल्ट इस चीज़ का पता ही है, कितने दंगे होते हैं, कितना कुछ होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे शुरू से बताया, पेरेंटिंग स्टाइल, कि भाई बच्चा कहाँ पला बड़ा है। हाई सोसाइटी में पला है तो उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ वैसे होंगे, मिडिल में पढ़ा है तो वैसे होंगे, और लोअर में हुआ है तो वैसे उसकी वैल्यूज़ होंगी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक भी इसी के अंदर आ जाता है कि भाई समाज के अंदर अगर आपके पेरेंट्स का दबदबा अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और मोरालिटी आने लगेगी। और अगर आपकी फैमिली जो है वो सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा घुली मिली नहीं है, इतना ज़्यादा उनका मतलब आना जाना नहीं है, तो आपके अंदर भी वो नॉर्म्स उसी तरीके से मतलब सिमटे हुए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा उन वैल्यूज़ को अपनाने में। आपका कल्चर, अलग अलग धर्म के अलग अलग कल्चर होते हैं जिन्हें बच्चा बचपन से देखता है, उन्हीं को वो फॉलो करता है। और जैसे सपोज कीजिए, ये ऐसा होता है ब्लड के अंदर जो जीन होते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बच्चे को, जो सपोज कीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है और उस बच्चे को किसी ने गोद लिया है, हालांकि उसके जीन में उस कल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स पंजाबी रहे हों, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्रिश्चियन रहे हों, एक और किसी और धर्म के व्यक्ति ने, पेरेंट्स ने उनको गोद लिया है, अपना बच्चा बनाया है, तो जो उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली के हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है, चीज़ों को हम शुरू से कैसे देखते हैं, कैसे अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर स्कूल का एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके का स्कूल का एनवायरनमेंट है, अच्छा है। आजकल ज़्यादातर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इतना पैसा दे करके प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं क्योंकि वहाँ पर कल्चर्स को डिवॉटेड किया जाता है सॉरी, वैल्यूज़ को बढ़ाया जाता है, तरह तरह के नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, इसीलिए वो इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। मीडिया एक्सपोजर्स
जो है वो भी काफ़ी अफेक्टिंग फैक्टर्स है। मीडिया तो आज के टाइम पे कोई भी बच्चा उससे अछूता नहीं है, छोटे से छोटे बच्चा या फिर बड़े से बड़े बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी वैल्यूज़ को अफेक्ट करती है। अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स सोशलाइजेशन के क्या रहेंगे कि भाई वो रिस्पेक्ट सीखेगा और एम्पैथी आएगी, किसी के दर्द को समझने की कोशिश करेगा, किसी को हेल्प करेगा, शेयरिंग डेवलप होगी उसके अंदर, कोऑपरेशन आएगा, डिसिप्लिन सीख जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करती हैं। उधर दूसरी तरफ चलें तो नेगेटिव थॉट्स भी हैं, जैसे एग्रेशन होगा, लोगों को देख के, लोगों का नेचर देख कर के जब उनके थॉट्स किसी के साथ मैच नहीं करेंगे तो एग्रेशन भी जन्म ले सकता है। किस तरीके के मीडिया को वो फेस कर रहा है, उससे भी एग्रेशन आ सकता है। बुलिंग, जैसे अभी तो खैर ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है रैगिंग वगैरह, बुलिंग, लेकिन क्या होता था मेडिकल कॉलेजेस वगैरह या फिर बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर ना बुलिंग होती थी, रैगिंग होती थी, उससे बच्चे के माइंड पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता था। कई तो ऐसे भी केसेस आते थे जो सुसाइड कर लेते थे। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है सोशलाइजेशन का। डिसओबीडियंस, गलत संगति में बच्चा पड़ गया तो वो अपने पेरेंट्स की ओबे नहीं करेगा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर टीचर का क्या रोल है, सोशलाइजेशन के अंदर टीचर का क्या रोल है। इट क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव का क्या मतलब है, हमने पूरा डिटेल में सेशन लिया। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सभी तरीके की बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए एक जगह पर पढ़ाया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन उसको बोला जाता है। ना छोटा, ना बड़ा, ना किसी तरह की डिसेबिलिटी, ना कुछ भी नहीं, सारे बच्चों को एक ही छत के अंदर पढ़ाया जाए और उनको उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ दी जाए। यहाँ पर सोशलाइजेशन का मेन रोल होता है। एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़। आजकल तो हर छोटे छोटे बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि वो एक ग्रुप के अंदर काम करना सीखे, कोऑपरेशन करना सीखे। इट प्रमोट द मॉरल वैल्यूज़ प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, कल्चर वैल्यूज़ के बारे में सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सीखता है। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना वो कब सीखता है, जब उसके अंदर रिस्पेक्ट आ जाती है, मोरालिटी आ जाती है और वो चीज़ों को समझने लगता है, तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है। मॉडल गुड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो जो एक टीचर है वो उनको एक अच्छा बिहेव करने के लिए मतलब मोटिवेट कर सकता है कि किस तरीके से सोसाइटी में रह करके अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा नॉर्मल टॉपिक है जिसे आप सिर्फ महसूस करके भी समझ सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है कि इसके प्राइमरी जो प्राइमरी एजेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स कौन से होते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको ये टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। आई होप सो कि मैंने कोशिश की है बहुत डीपली इसको समझाने की, तो मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, आज मैंने कोई पोएट्री एक्चुअली तैयार नहीं की है सुनाने के लिए, सेशन भी काफ़ी लेट हो गया था। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट मुझे बताइए कि किस तरीके के टॉपिक्स किस तरीके से आप समझना चाहते हैं, और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो। थैंक यू।